जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली दोपहर को सामान्य ज्ञान का स्पेशल टेस्ट होता है जो कि यूपीट प्लस सीपेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, इसी आधार पर जो है सवाल पूछे गए हैं पेट परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है। पहला सवाल है, ऋग्वैदिक साहित्य में प्रयुक्त सप्त सिंधु पद का प्रयोग जो है किस भौगोलिक क्षेत्र विशेष की नदियों के समूह के लिए हुआ है? गंगा के तटीय क्षेत्र के लिए, पंजाब की 7 नदियों के लिए, दक्षिण भारत की नदियों के लिए, हिमालय क्षेत्र की झीलों के लिए। बताएं सप्त सिंधु का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है? साथियों अगर बात करें सप्त सिंधु के अंतर्गत जो है कितनी नदियां आती हैं? 7 नदियां आती हैं। कौन कौन सी? ध्यान रखिएगा, पहला आपका पहले नंबर पर है सिंधु, उसके बाद आपकी आती है झेलम, तीसरे नंबर पर आपकी है कौन सी भाई? चिनाब है। उसके बाद चौथे नंबर पर आपकी है कौन सी? रावी है। उसके बाद 5वें नंबर पर आपकी है सतलुज है, और 6वें नंबर पर आपकी ब्यास है, और 7वें नंबर पर जो है आपकी सरस्वती है। समय के साथ जो है सरस्वती नदी जो है विलुप्त हो गई, यानी सूख गई है आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक साहित्य में प्रयुक्त सप्त सिंधु पद का प्रयोग किस भौगोलिक क्षेत्र विशेष की नदियों के समूह के लिए हुआ है? तो वो है आपका पंजाब की 7 नदियों के लिए। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहां से विश्व का सर्वप्रथम डाक यार्ड प्राप्त हुआ है? डाक यार्ड का मतलब दोस्तों क्या है? बंदरगाह। क्या? बंदरगाह इसका मतलब होता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहां से जो है विश्व का सर्वप्रथम डाक यार्ड यानी बंदरगाह प्राप्त हुआ है? तो वो है दोस्तों आपका लोथल। और लोथल जो है ये कहाँ पर आपका दोस्तों स्थित था? ये जो है आपका गुजरात में। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर 3 देखिएगा, आंसर करें सभी प्यारे साथी। मुस्लिम लीग ने जो है पहली बार पाकिस्तान की स्पष्ट मांग किस अधिवेशन में और किस वर्ष की थी? 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1930 इलाहाबाद, 1940 लाहौर, उसके बाद दिया 1942 कराची। तो चलिए आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो सभी साथी, चलेगा। मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की स्पष्ट मांग किस अधिवेशन में और किस वर्ष जो है की थी? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1940 का जो है लाहौर अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग ने पहली बार जो है पाकिस्तान की स्पष्ट मांग करी थी। कब? 1940 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखें, अकबर के शासनकाल का प्रमाणिक विवरण देने वाली आईने ए अकबरी की रचना किस विद्वान के द्वारा जो है करी गई थी? बताएं आईने ए अकबरी की रचना जो है किसके द्वारा करी गई? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल बादायूनी, फिरदौसी, तुलसीदास। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सब लोग आंसर करें। चलिएगा सवाल नंबर 4 का, तो जो भी साथी यहाँ पर गए भाई अबुल फजल पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अकबर के शासनकाल का प्रमाणिक विवरण जो है कहाँ से मिलता है? आईने अकबरी से मिलता है, और आईने ए अकबरी की रचना दोस्तों अबुल फजल के द्वारा करी गई। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 देखिएगा, 1857 की क्रांति के दौरान अवध क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किस महिला स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया था या संभाला गया था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, बेगम हजरत महल, चांद बीबी, रानी दुर्गावती। चलिए सवाल नंबर 5 का आंसर करें सभी प्यारे साथी। एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। चलिएगा बात करें दोस्तों सवाल नंबर 5 की, तो 1857 की क्रांति के दौरान अवध क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व जो है किस महिला के द्वारा किया गया था? बेगम हजरत महल के द्वारा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किस प्रतिष्ठित साहित्यकार द्वारा प्रदान की गई थी? रविन्द्रनाथ ठाकुर, गोपाल कृष्ण गोखले, टॉलस्टॉय और नेहरू के द्वारा। बताइए। चलिए, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किस प्रतिष्ठित साहित्यकार द्वारा प्रदान की गई थी? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए।
आप सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है किस राजपुरुष द्वारा लिखा गया था? बताइए, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। कालिदास, कौटिल्य, पतंजलि और आपका दिया है बाणभट्ट। सवाल नंबर यहाँ पर 7 का सबका आंसर आना चाहिए। सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। प्राचीन भारत का जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है किस राजपुरुष द्वारा लिखा गया था? तो वो दोस्तों है कौटिल्य। कौन भाई? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अर्थशास्त्र जो है राजनीति, अर्थव्यवस्था व राज्य संचालन का जो है एक प्रमुख, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो आपका बी ऑप्शन राइट है। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, गिरनार शिलालेख जो मौर्यकालीन शिलालेखों में विशेष महत्व रखता है किस सम्राट का है? चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, समुद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त का। सवाल नंबर 8 का सभी लोग आंसर करें। चलिए सभी दोस्त आंसर करिएगा। गिरनार शिलालेख जो है जो मौर्यकालीन शिलालेखों में विशेष महत्व रखता है किस सम्राट का है? तो ये दोस्तों किसका है? ये है अशोक का। आपका बी ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, गुजरात में जो है गिरनार शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक का है। इसमें जो है साथियों धम्म नीति का वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए अगला सवाल, वेदों की संहिताएं किस प्राचीन भाषा में लिखी गई हैं? पाली, संस्कृत, प्राकृत और आपका दिया है मागधी। बताइए, सवाल नंबर 9 का आंसर करें। वेदों की संहिताएं किस प्राचीन भाषा में जो है लिखी गई हैं? तो वो है दोस्तों आपकी संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर यहाँ पर 10वां देखिएगा, हर्यक वंश का वह शासक कौन सा था जिसने अपने साम्राज्य को मगध में सुदृढ़ किया? सवाल नंबर 10 का यहाँ पर सभी दोस्त आंसर करें। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश का वह शासक कौन था जिसने अपने साम्राज्य को मगध में सुदृढ़ किया? अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त, महापद्मनंद। बताइए सही उत्तर क्या है इस सवाल के लिए? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंबिसार। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कुख्यात ब्लैक होल त्रासदी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है ये आपका किस वर्ष घटा था? बताइए, ये घटना जो है ब्लैक होल त्रासदी जो है ये घटना किस वर्ष घटी थी? बताएं। चलिए सही सवाल यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1756 में। कब भाई? 1756 में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 1760 में संपन्न वांडीवास का युद्ध किन दो औपनिवेशिक शक्तियों के बीच जो है हुआ था? बताएं, वांडीवास का युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था? 1760 में हुआ था, ये याद रखिएगा आप लोग, वांडीवास का युद्ध। और किसके मध्य हुआ था? ये जो है आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। किसके मध्य भाई? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। 1765 की इलाहाबाद संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? बताइए। सवाल नंबर 13 का आंसर करें, यहाँ पर सबका आंसर आना चाहिए। 1765 की इलाहाबाद संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए आप लोग बताओ। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब? 1765 में। तो आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, 1905 का जो है बंगाल विभाजन किस वायसराय की नीतियों का परिणाम था? सवाल नंबर यहाँ पर 14 है साथियों। आप सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करोगे। 1905 का जो है बंगाल विभाजन किस वायसराय की नीतियों का जो है परिणाम था? चलिएगा सभी लोग बताएं भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? आप लोग बताओ। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन दोस्तों कब होता है? 1905 में। ठीक है, तो 1905 का जो बंगाल विभाजन था ये किस वायसराय की नीतियों का परिणाम था? तो लॉर्ड कर्जन की। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा करी गई थी? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? सभी को पता होगा भाई। चलिए बताएं साथियों,
अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था, तो 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था। ठीक है भाई, मुंबई में हुआ था। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा मुंबई में, और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा करी गई थी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह किस वर्ष आरंभ हुआ था, बताएं। चलिए, गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह किस वर्ष आरंभ हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के, आप लोग बताओ, फटाफट आंसर करो। 12 मार्च 1930 को। कब दोस्तों, 12 मार्च 1930 को जो है नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत छोड़ो आंदोलन का औपचारिक उद्घोष किस वर्ष किया गया था। सवाल नंबर 17 का आंसर करें। चलिए भाई, सभी लोग आंसर करें भाई, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक की संख्या बढ़ा दीजिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए गए हैं, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन का औपचारिक उद्घोष जो है किस वर्ष हुआ था, 1942 को। कब भाई, 1942 को। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कैबिनेट मिशन योजना भारत में जो है किस वर्ष प्रस्तुत हुई, बताइए। सवाल नंबर 18 का आंसर करें। चलिए भाई, सभी लोग आंसर करें, कैबिनेट मिशन योजना भारत में जो है किस वर्ष प्रस्तुत हुई। जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1946 में। कब भाई, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1946 में। माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में कब घोषित की गई। सवाल नंबर 19 है, आप लोग आंसर करें सभी प्यारे साथी। माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में कब घोषित की गई, 1946 में। कब भाई, 1946 में। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 20 का आंसर करेंगे आप सभी प्यारे दोस्त। चलिएगा, गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष हुआ था। सवाल नंबर 20 का दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 1931 में। ठीक है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, बताइए। चलिएगा साथियों, याद रखें 1954 में। कब, 1954 में जो है भारत रत्न की शुरुआत होती है, और यह दोस्तों भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है लोकतंत्र की अवधारणा किस राष्ट्र के संविधान से ग्रहण की गई है। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और आपका दिया है आयरलैंड, बताइए। चलिए, सही सटीक आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र की अवधारणा किस राष्ट्र के संविधान से ग्रहण की गई है। सवाल नंबर 22 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आप लोग बताओगे, आप लोग यहाँ पर आंसर करोगे। तो जो भी साथी यहाँ पर बी ऑप्शन पर गए हैं अमेरिका, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायपालिका की संरचना जो है किस प्रकार की है। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार की है। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एकात्मक। एकात्मक आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल के लिए। अगला सवाल देखिए भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है कैग का उल्लेख किया गया है। चलिएगा, कैग का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि कैग का जो है फुल फॉर्म क्या होता है और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। ठीक है, और ये सवाल दोस्तों कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि कैग का उल्लेख जो है किस आर्टिकल के तहत किया गया है। तो आर्टिकल 148 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत जो है कैग का उल्लेख किया गया है। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रदत्त है। सभी को पता होगा भाई, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बताओ, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रदत्त है। सवाल नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या है साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए भाई, शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आर्टिकल 21A में किसका उल्लेख किया गया है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का जो है अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21A के तहत। ठीक है, तो आप कहोगे शिक्षा का अधिकार, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में जो है अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं।
अधिकतम सदस्यों की संख्या राज्यसभा में जो है कितनी हो सकती है। साथियों, राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, और राज्यसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। और यहाँ पर बात करें अगर हम अधिकतम सदस्यों की संख्या की, तो 250 सदस्य जो है इसमें हो सकते हैं अधिकतम। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये रहा आपका सवाल नंबर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में जो है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में निहित है। हमने कई बार आपको बताया है, अगर आप लोग डेली क्लासेस को कर रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, आंसर कर सकते हो। और दोस्तों, हमने आपसे ये कहा है कि यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं तो आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए। तो भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल जो है ये आपका किस आर्टिकल में है। आर्टिकल जो है आपका 360 के तहत है। ठीक है, 352 में आप देखोगे राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है। क्या भाई, 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में जो है आपका क्या है, राष्ट्रपति शासन है, और 360 में आपका क्या है दोस्तों, वित्तीय आपात है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, बताएं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। सवाल नंबर 28 है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। प्रत्यक्ष जनता द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। आपका सी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किस संवैधानिक संस्था को प्राप्त है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट यानी, और आपका दिया है संसद। चलिए, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जो है किस संवैधानिक संस्था को प्राप्त है। सवाल नंबर 29 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलो भाई, लाइक की संख्या बढ़ा दो, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। चलिए, और जो भी साथी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ पर क्लासेस शेयर कर दी जाती हैं। सही उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास। अगला सवाल, भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की स्मृति में संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है, बताइए। 15 अगस्त, 26 जनवरी, और 26 नवंबर है, 14 अप्रैल है। सवाल नंबर 30 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलो भाई, भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की स्मृति में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, आप सभी को पता होगा कि 26 नवंबर, कब भाई, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है किस प्रमुख विवाद से संबंधित है। चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है किस प्रमुख विवाद से संबंधित है, इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बांध निर्माण और विस्थापन के लिए। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगला सवाल, एशिया की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, ये आपका किस राज्य में स्थित है, बता सकते हो आप लोग साथियों। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ी जो है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, ये दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। सवाल नंबर 33 का, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, और आपका दिया उत्तराखंड है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, आंसर कर दो। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध जैव मंडल है। तो ये दोस्तों आपका असम में स्थित है। ठीक है, असम में स्थित है, महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल, गिरीश चंद्र मुखर्जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस रूप में विख्यात थे, बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुखर्जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस रूप में विख्यात थे। तो एक जो है पत्रकार के रूप में। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, ये रहा, शून्यवाद दर्शन के प्रतिपादक प्राचीन दार्शनिक कौन थे। शून्यवाद दर्शन के प्रतिपादक प्राचीन दार्शनिक जो है कौन थे। शंकराचार्य, नागार्जुन, बसवेश्वर और रामानुज। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा नागार्जुन। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये रहा आपका अगला सवाल, वेदों की व्याख्या एवं अनुष्ठानों के विस्तार का वर्णन जो है किस ग्रंथ में मिलता है। सवाल नंबर 36 का आंसर करें। चलिए,
वेदों की व्याख्या एवं अनुष्ठानों के विस्तार का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो है दोस्तों आपका ब्राह्मण ग्रंथ है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, यूरोपीय संघ यानी EU की संसद का मुख्यालय जो है किस नगर में अवस्थित है? चलिए बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ की संसद का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? वो है दोस्तों आपका स्ट्रासबर्ग में। ठीक है, स्ट्रासबर्ग यानी आप कह सकते हो फ्रांस में है। ठीक है, कहाँ पर? फ्रांस में। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है कहाँ संपन्न हुआ था? बताइए। चलो भाई आंसर करो सब लोग। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है कहाँ संपन्न हुआ था? ये दोस्तों आपका कहाँ पर? बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है किस नगर में स्थित है? बताइए। पेरिस, जिनेवा, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क में। सभी जानते होंगे, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बेसिक सा सवाल है। वाशिंगटन DC में जो है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है और सवाल महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। साथियों यहाँ पर सारी चीज़ों को कवर किया गया है, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, जितने भी सब्जेक्ट आपका स्टैटिक जीके हो गया, सब कुछ जो भी पूछा जाता है वहाँ से जो है हर एक टॉपिक से सवाल यहाँ पर उठाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी UNO की स्थापना जो है किस वर्ष औपचारिक रूप से हुई थी? बताइए। UNO की स्थापना दोस्तों कब होती है? आप सभी जानते होंगे भाई, 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को जो है UNO की स्थापना होती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर हम लोग पूरे 40 सवालों को कवर कर लिए हैं। अब आप लोग बताइए कि आपका स्कोर जो है कितना रहा है, आपने कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट करने का प्रयास किया है। तो ये क्लास दोस्तों कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। और कृपया करके भाई अगर आप चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और इसी तरीके से आपको कंटिन्यू क्लास देखने को मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।